warm welcome to News Edge with Faria Idris. मुफलसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात भुला देती है। आओ उस माँ की भी कुछ ज़बानी सुने, बच्चों को जो रोज भूखा सुला देती है। इसके दामन पर लगे दाग यही कहते हैं, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। आज पाकिस्तानी कौम गुर्बत और बेरोजगारी के हाथों मजबूर होकर मौत के मुंह पर जाने पर मजबूर है। रोकने वाला कोई नहीं। पाकिस्तानी कभी आटे की लाइनों में लगकर जान दे देते हैं, कभी सुहाने मुस्तकबिल के सपने देखते हुए सैकड़ों मील दूर खुले समंदर में सिसक सिसक कर मौत को गले लगा लेते हैं। चंद दिन कबल यूनान में होने वाली कश्ती का हादसा भी वही अलमनाक सानिया था, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस वाक़े में अब तक कम से कम 78 अफराद की मौत कंफर्म्ड की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 500 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश की कोशिश जारी है। गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक इस कश्ती में मौजूद 700 अफराद में से 304 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। अब तक गुजरांवाला डिवीजन से 24 जबकि मीरपुर डिवीजन से 21 अफराद के लापता होने की तस्दीक हो चुकी। वज़ीर आज़म ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। FIA ने कार्रवाई करते हुए अब तक कई एजेंट्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। FIA के मुताबिक एजेंट्स ने इन नौजवानों को बाहर भिजवाने के लिए 20 से 24 लाख रुपए ईच वसूल किए थे। BBC उर्दू की तहकीकात के मुताबिक जो बातें पता चली हैं वो हम सामने रखते हैं। BBC को इस इलाके में मौजूद दीगर बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत की तर्जीह से मालूम हुआ है कि गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिरों से भरी कश्ती समंदर में डूबने से कबल कम से कम 7 घंटे तक हरकत करने के बजाय एक ही जगह पर खड़ी रही थी। BBC ने जो मरीन ट्रैफिक के अलादो शुमार लिए और उनसे ये नतीजा अखज़ किया कि यूनान का ये हुकूमती दावा मशकूक है कि कश्ती की नेविगेशन में कोई मसला दरपेश नहीं था और कश्ती में सवार अफराद ने मदद कबूल करने से इनकार किया था। तारकीन वतन को लिए जाने वाली माहीगीरी की इस कश्ती में कोई ट्रैकर मौजूद नहीं था, इसलिए वो नक्शे पर दिखाई ही नहीं दे रही थी। इन शवाहिद के बरक्स कोस्ट गार्ड अब भी अपने दावे पर कायम है कि इस दौरानिये में कश्ती इटली के रास्ते पर गामजन रही थी और इसे किसी मदद की कोई जरूरत नहीं थी। याद रहे कि यूनानी हुकाम का दावा है कि कश्ती में सवार अफराद ने कहा था कि उनको मदद की जरूरत नहीं और कश्ती डूबने से पहले तक बज़ाहिर कोई खतरा भी नहीं था, जिसकी बुनियाद पर उनकी मदद की जाती। इस कश्ती में सवार 2 पाकिस्तानियों ने इल्जाम आयद किया है कि यूनानी हुकाम ने कश्ती को जानबूझकर दबोया था। इसके अलावा भी क्या क्या बातें हुई हैं जरा देखिए। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने भी इस हादसे के हवाले से ऐसे इंकशाफात किए हैं जिसने बतौर पाकिस्तानी हमें मजीद शर्मसार कर दिया है। बरतानवी अखबार के मुताबिक कश्ती में सवार पाकिस्तानियों को कश्ती के सबसे नीचे हिस्से में रखा गया, जो लोअर डेक होता है वहां पर। हादसे की वजह से इन अफराद के बचने का इम्कान सबसे कम रह गया था। कश्ती का इंजन डूबने से कई दिन पहले खराब हो चुका था, जिससे इस बात का इम्कान पैदा होता है कि अमले ने मदद मांगी होगी लेकिन उन्हें मदद नहीं मिली। कश्ती में सवार एक शख्स के मुताबिक उन्होंने जुमे को अलग सुबह सफर शुरू किया। तकरीबन 7 अफराद उनके साथ सवार थे। वो 3 दिन से सफर कर रहे थे और फिर इंजन खराब हो गया। यूनान में मौजूद पाकिस्तानी सहाफी राजा फरियाद ने इस वाक़े के बारे में क्या बात की है वो भी देखते हैं। डंकी लगाने वाले कई अफराद खुशकिस्मत होते हैं जो कि बच भी जाते हैं। कुछ अफराद पुलिस के हाथ लग जाते हैं जबकि कुछ किसी कारोबार में लग जाते हैं। यूनान पहुंचने वाले लोग इस वक्त किस हाल में हैं और वो दीगर पाकिस्तानियों को क्या तलकीन कर रहे हैं ये भी देखिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस वाक़े की जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेट्स वॉच द डिफेंस मिनिस्टर। वक्त गम के वक्त जो है उनके गम में शरीक होने का ऐलान किया। सारी कौम सोगवार है, लेकिन इस कारोबार को बंद होना चाहिए। ये ना हो कि ये लोग जो कल गिरफ्तार हुए हैं, कुछ लोग भाग गए हैं, इनके ताने बाने जो है तुर्की में भी हैं, वहां भी इन्होंने वहां पे पनाहगाहें बनाई हुई हैं जहां पे लोग जाते हैं, फिर बैठ के 2-2, 3-3, 4-4 महीने इंतजार करते हैं। इसी तरह लीबिया में भी है। तो मेरा ख्याल है कि वहां पे भी हमारी एम्बेसीज को पता होगा कि ये क्या कारोबार हो। और यहां से जब ये लोग जाते हैं, पूरी पूरी खेप जाती है, एक एक घर के 12-12, 13-13 नौजवान बच्चे गए हैं, तो ये कोई खुफिया तरीके से तो नहीं गए। कैसे आप इससे असरदार नहीं हो सकता ये वाक़या आपका? ये हमारे लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, इंसान हैं और फिर इतने सारे उनमें पाकिस्तानी थे। हाउ कैन यू नॉट बी अफेक्टेड बाय दैट? खालिद मुगल साहब सीनियर सहाफ़ी हमें ज्वाइन करें यूनान से।
محمد رمضان صاحب جن کی فیملی افیکٹڈ ہے اس ٹریجڈی سے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. قمر زمان کارا صاحب، تھینک یو سو مچ آل آف یو فار بینگ آن دا پروگرام. خالد مغل صاحب، اس وقت صورتحال ہے کیا؟ کیونکہ ایک تو یہ ہیومن ٹریجڈی ہے، پھر اس کے ساتھ بارڈرز کے ایشوز، ٹریفکنگ کے ایشوز، قانونی پیرائی. سو جو لوگ اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اس وقت کس حال میں ہیں، کدھر ہیں؟ جی، اس المناک واقعے کی جو اس وقت جو تصویر ہمارے سامنے ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جو 79 جو ڈیڈ باڈیز ملی ہیں وہ سرد خانے میں پڑی ہیں بغیر کسی شناخت کے، اور جو 104 تقریباً جو ریسکیو ہوئے ہیں افراد، ان میں سے 12 پاکستانی بھی ہیں. وہ لوگ جو مہاجرین کا جو کیمپ ہے اس میں شفٹ کر دیے گئے ہیں انڈر دا پروٹیکشن آف منسٹری آف امیگریشن مائیگرنٹس اینڈ اسائلم. تو یہ اس وقت تصویر ہے. اس واقعے کو ہوئے ہوئے کافی روز گزر چکے ہیں اور اب تک اس کے علاوہ ہمیں کوئی ڈیڈ باڈی نظر نہیں آ رہی ہے کہ ہم کہیں گے جی وثوق کے ساتھ کہ ہاں جی یہ اتنی اس میں ڈیڈ باڈیز تھیں. ابھی تک صرف اور صرف جو ہے وہ جو ریسکیو کیے ہیں ان کی زبانی پتہ چل رہا ہے کہ جی اس میں اتنے لوگ تھے، اتنے پاکستانی تھے، لیکن کوئی کلیئر پکچر نہیں آ رہی ہے. اور سارے جو اس وقت جیسے کہ آپ نے اپنی جو سٹوری میں یہ بھی بتایا کہ جو بلیم کر رہے ہیں کہ وہ یورپین یونین اور دوسرے جو فرانٹیکس ہے اور ہیلینک کوسٹ گارڈ ہے انہوں نے ان کو ریسکیو نہیں کیا، ان کو بلیم کر رہے ہیں. تو یہ سارا اس وقت سینیریو ہے. اور مزید جو ہے اس میں جو اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ اب لاشوں کی شناخت ہے. اس میں لاشوں کی شناخت کرنے کا مسئلہ ہے، جو ناقابل شناخت ہو چکی ہیں لاشیں، اور ان کو اب ڈی این اے کے ذریعے صرف شناخت کیا جا سکتا ہے. سو یہ موسٹلی جو فیملیز ہیں پاکستان سے، یہ غریب لوگ ہیں، ان لوگوں کے اتنے مینز ہی نہیں ہیں کہ وہ کانٹیکٹ بھی کر سکیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں. ایسے میں پاکستانی ایمبیسی کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا وہ یہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ اور جو لوگ بچے ہیں ان میں سے کسی سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں یہاں پر کہ سفارت خانہ پاکستان ایتھنز کے اندر آج سفیر پاکستان جناب محمد عامر قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کال کی تھی. اس میں تمام صحافیوں سے انہوں نے بات کی ہے، ان کو سارا جو سیناریو ہے وہ بتایا ہے اس وقت کہ جو لاشوں کی شناخت ہے وہ کس طرح ہوگی. وہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتاتا چلوں کہ جتنے بھی جو متاثرین ہیں، جو فیملیز ہیں متاثرین کی، وہ اپنا باپ یا بیٹا، اولاد یا باپ، وہ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں گے. یہاں جو لاشیں ہیں ان کا ڈی این اے ٹیسٹ شروع ہو چکا ہے، ہمارے علاج شروع ہو چکا ہے. اب وہ ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ ای میل ہے، اس پہ آپ بھیجیں گے تو وہ ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا تو تصدیق ہوگی کہ یہ آیا پاکستانی تھا، یہ کس کا بیٹا تھا یا عزیز تھا. تو اس طرح سے لاش کی اب شناخت ہوگی. اس کے لیے سفیر پاکستان نے آج بتایا ہے کہ جو وزارت داخلہ پاکستان ہے اس کے اندر میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کے احکامات کے مطابق اس میں ایک ڈی این اے سیل قائم کیا جائے گا جو کہ کوآرڈینیٹ کرے گا ان شہروں میں جن میں متاثرین کے لواحقین موجود ہیں اور وہ ڈی این اے ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں، اور جن کے جیسا کہ آپ نے کہا ان کو معلوم نہیں ہے کیسے کروانا ہے، کہاں سے کروانا ہے. تو یہ سروس ان کو ان کے شہروں کے اندر پرووائڈ کی جائے گی. وہاں پر خصوصی کیمپس لگیں گے تاکہ جو ان کے جو لواحقین ہیں وہ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ رپورٹ یہاں پر جو ای میل ہے اس میں بھیج سکیں. یہ آپ نے بڑی اہم معلومات بتائی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا محمد رمضان صاحب جن کی فیملی افیکٹڈ ہے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں. یقیناً یہ معلومات ان کے لیے بھی ہیلپ فل ہے. محمد رمضان صاحب، ایک تو بہت افسوس، یہ ٹریجڈی پورے پاکستان کی ٹریجڈی ہے. آپ کے خاندان کے کتنے لوگ اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں؟ 2 آدمی ہمارے جو ہے اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں. ایک میرا ریئل بھتیجا ہے، دوسرا میرا ایک کزن ہے، اس کا بیٹا ہے. کتنے جو ایجنٹ تھا کس کے ذریعے گئے تھے وہ؟ کیا کتنے پیسے دیے تھے انہیں؟
یہ ادھر لوکل جج تھا, اس سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اس نے بتایا ایک پاکستان کا ایجنٹ نوید نا یا جو اریسٹ ہوا ہے, اس کو انہوں نے 22,000 روپیہ دیا ہے. 22 لاکھ روپیہ ایک ایک آدمی کا اس نے لیے. 22 لاکھ روپے ایک ایک آدمی کا لیے. آپ کی کیا وجہ کیا تھی؟ آبویسلی اکنامک ریزنز ہوں گے, لیکن اس قدر خطرناک طریقے سے جانے کے لیے انہوں نے آپٹ کیا, تو کیا مجبوریاں کیا تھیں ان کی؟ بے روزگار تو نہیں تھا, وہ پہلے سعودی عرب میں رہا ہے, اس سے یہ گھر آ گیا تھا, اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے, وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ معذور ہے, اس کا علاج کے لیے خاصے پیسے لگتے تھے, اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ شاید اس نے یہ ذہن بنایا کہ میں وہاں چلا جاؤں تو ان بچوں کی بہتر پرورش کر لوں. پھر یہاں جو ہے نا, یہاں کے معاملات اس والے سے بے روزگاری تو ہے ہی ہے, تو شاید اس وجہ سے میں تو یہ چاہتا تھا کہ وہ نہ جائے, چلو یہاں کو بزنس کر لے یا کچھ کر لے. میں اس معاملے کے خلاف تھا. ایکچولی اس بدقسمتی ہماری کیا ہو سکتا ہے. محمد رمضان صاحب, کیا اس واقعے کے بعد حکومت کی جانب سے آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا؟ ادھر آیا فریاض صاحب ایک وہ صحافی ہیں, وہ آئے ہوئے ہیں انگلینڈ سے, ان سے میرا 2-4 بار رابطہ ہوا ہے. تو ان کی اس وقت جو ڈیڈ باڈیز ہیں نا, وہاں تک رسائی نہیں ہوئی, تو وہ مجھے آج بھی انہوں نے بتایا یہ DNA ٹیسٹ بھی بھیجیں گے, اس کے بعد جو ہے وہ وہاں کوئی مختار بھی کسی کو دیں گے جو وہ لے کر جائے گا. اس کے بعد جو ہے نا یہ ڈیڈ باڈیز اگر وہ اس کے مطابق ملتی ہیں تو. کیا یونان میں آپ کا کسی سے رابطہ ہوا ہے؟ نہیں, اس سے فریاض صاحب سے رابطہ ہے, وہ صحافی بھی ہیں, اس کے بغیر ہمارا اور کسی سے رابطہ نہیں ہے. وہاں سے تو پاکستان سے تو ہمارے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا. آزاد کشمیر سے تو یاسین صاحب آئے ہوئے تھے آج, تو انہوں نے رابطہ کیا ہے. ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب نے کیا ہے, نئی صاحب نے کیا ہے. تو باقی پاکستان سے میں نے ایک کمیٹی دیکھی ہے جو انہوں نے بنائی ہے, رابطہ کسی نے نہیں مجھ سے کیا. قمر زمان قائد صاحب, یہ جو ایک میسو ٹریجڈی ہے, کولوسل لاس ہے, اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کرے. کوئی مسلسل گائیڈنس کی ضرورت ہے حکومت کی طرف سے, ہیلپ لائن ہے, کوئی طریقہ کار ہے, کوئی کانٹیکٹ پرسن ہونا چاہیے, کوئی جگہ ہونی چاہیے. کیا کیا اقدامات ہیں جو حکومت اٹھا رہی ہے؟ کیونکہ پاکستانیوں کی تعداد سب سے زیادہ بتائی جا رہی ہے, ابھی تک صرف 12 پاکستانی زندہ بچے ہیں. کیا اسٹریٹجی ہے گورنمنٹ کی؟ پہلے تو یہ انتہائی اندوہناک, انتہائی تکلیف دہ سانحہ ہے جس پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. اور سچی بات ہے, بہت دکھی دل کے ساتھ آج آپ سے بات کر رہا ہوں. میرے اپنے علاقے کے, بہت سارے اور اضلاع کے, آزاد کشمیر کے نوجوان بچے اپنے مستقبل کو سنوارنے, اپنے گھروں کے حالات بدلنے کے لیے, روزگار کمانے کے لیے باہر نکلے, اور یہ ان ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھے, اور انہوں نے ان کو ظلم و جبر کے ساتھ, پہلے تو ان کے ساتھ بڑا زیادتی یہ ہوتی ہے کہ ان کو لے جایا جاتا ہے بڑے غلط طریقے سے, ان کو رکھا جاتا ہے بڑے نرمم ماحولوں میں, اور ان کے اس کشتی کے حادثے میں بھی ابھی تک فائنل تو فگر نہیں آ سکی, لیکن کچھ لوگ, 100 سے زائد لوگ جو ریکور ہو سکے ہیں, کچھ کی باڈیز ریکور ہو سکی ہیں. ابھی تو یہ خدشہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کی باڈیز ریکور نہیں ہو سکی, اور وہ بہت گہرا سمندر ہے, لہٰذا وہاں سے ریسکیو ورک اس طرح ہو پا نہیں رہا. والدین بیچاروں کے نوجوان بچے وہ گئے, گھر بار پتہ نہیں کیا مجبوریاں, کیا کچھ بیچ کے باہر بھیجنے کے لیے پیسے دیے, اور اب وہ بیچارے اس فکر میں ہیں کہ اللہ کرے ان کے پیارے, ان کے عزیز زندہ ہوں. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. ان کے ساتھ تعزیت کی جائے والدین کے ساتھ. ہماری ایمبیسی یونان نے فوری طور پہ
कोशिश की थी, बहुत सारे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भी पहुंच गए थे दुनिया भर से। यूनान के अंदर मौजूद जो पाकिस्तानी है वो भी उस जगह पे यहाँ पे डेड बॉडीज रखी गई है, ये रिकवरी ऑपरेशन चल रहा था। एम्बेसी का स्टाफ भी पहुंचा। आपके इल्म में है कि मैं के एक हेल्पलाइन बनाई फतौर पे, और वो फैसिलिटेट कर रहे हैं उन वालदैन को जो बच्चे वहाँ पे इस वक्त कहते हुए दिल मुंह को आता है कि वो दुनिया में नहीं रहे, और अब उनके अंदर आइडेंटिफिकेशन एक इशू है। दूसरा मुल्क है, वहाँ वालदैन का जाना मसला है, और उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए अब DNA टेस्ट कराए जा रहे हैं, और वो टेस्ट जो है वज़ीरा फॉरेन अफेयर्स या एम्बेसीज हम भिजवाए जा रहे हैं। यहाँ फॉरेन अफेयर्स में भी डेस्क बनाया गया है। मैं भी अभी रास्ते में हूँ जाके इंशाल्लाह वजारत दाखिला से भी उन्होंने भी बहुत सारी तादीबी कार्रवाइयाँ शुरू की है। राइट ऐसे लोगों के खिलाफ भी राइट। खालिद मुगल साहब, इस वक्त क्या जरूरत है, आप क्या सजेस्ट करेंगे हुकूमत पाकिस्तान को? कहाँ कहाँ लोगों को तकलीफ हो रही है, कहाँ पे वो मददगार हो सकते हैं? देखिए जी, मैं आपके प्रोग्राम में जो आज मुझे मौका मिला, और बहुत ही अहम शख्सियत भी आपके प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं। हर पाकिस्तानी तकरीबन अपनी हुकूमत पर तनकीद करके थक चुका है, ना उम्मीद हो चुका है, और इसी तरह उन्होंने जैसे कहा बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये बात कड़वी है थोड़ी, जो लवाहिकीन है उनके लिए मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, ये करनी नहीं चाहिए, लेकिन इस सिलसिले को हमें अब रोकना होगा। जो गैर कानूनी हिजरत है, अपने बच्चों को देखें जी, देयर आर माइनर्स यानी कि नाबालिग बच्चों को किस तरह माएँ मौत के मुंह में लुकमा अजल बनने के लिए छोड़ देती है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। और दूसरी बात कि बिल्कुल सफारत खाना काम कर रहा है, हुकूमत एक्टिव हो गई है और इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन एक जिम्मेदारी बहैसियत पाकिस्तानी शहरी के जो लवाहिकीन है वहां पर, वो उनको मैं कहना चाहूंगा, उनको मुखातिब कर रहा हूं कि आपने जिस एजेंट को अपना बच्चा हवाले किया था और उसको पैसे भी दिए थे, आप उससे बात करें, उसको बोलें भाई मेरा बच्चा किधर है, और FIA पाकिस्तान के अंदर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। हमारे पास इत्तलात है कि एक एजेंट का अपना बेटा भी इसके अंदर शायद मौजूद था, एक इत्तला ये है। जी बिल्कुल, ये सुनने में आई ये बात जी। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अवेयरनेस डालनी बहुत जरूरी है कि आप इलीगल भेज देते हैं, होगा भाई, कल्चर बनता जा रहा है। ये जो स्पेसिफिक पंजाब के कुछ माजरत के साथ जो इलाके हैं, मंडी भाउद्दीन, गुजरात और सियालकोट और हाफिजाबाद, शेखुपुरा, ये जो रीजन है, इसमें ये कल्चर बन चुका है। But it's a tragedy, so let's look at that. मुझे ये बताइएगा कि क्या ये इस बात का चांस है कि बहुत सारी डेड बॉडीज शायद रिकवर हो ही ना पाए? Is there a chance? जी, क्योंकि बहुत सी जो बॉडीज थी, वो जो डेक के नीचे केबिन्स होते हैं उसके अंदर खवातीन और बच्चों को बंद किया हुआ था। आज सफीर साहब ने बिल्कुल उस पर भी ब्रीफिंग दी, उन्होंने कहा है कि मे बी के लाश नहीं मिली, मे बी पॉसिबिलिटी है कि वो किसी और शिप में हो, कहीं और हो या हिडन हो। ऐसे मौके पे जो एजेंट्स होते हैं वो सेफ के अंदर जो लोगों को बंद कर देते हैं, उनके मोबाइल से ले लेते हैं कि कोई राब्ता नहीं करेगा। हो सकता है कि वो केबिन खुला नहीं और खुलेगा भी नहीं। हो सकता है कि जी वहां पर जो समंदरी हयात वो नबातात हैं, जो वो मछलियां उनकी खुराक बन गए हों। और ये भी हमने सुना कि कुछ लोग कश्ती डूबने से पहले ही मर चुके थे क्योंकि उनको पानी नहीं मिला था। इज दिस करेक्ट? देखें, बिल्कुल ये बात सुनने में आई है कि कुछ लोग, ये भी सुना हमने, जो सर्वाइवर्स हैं उनकी जबानी, उनके जो वीडियो मैसेजेस हैं उसमें सुनने में आया कि उनकी उल्टियां की, कुछ मर गए। आपने जो वीडियो चलाई आपके पास थी उसमें ये बात की गई है। और खालिद मुगल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत तफसीलन बताया इस वक्त क्या सूरत हाल है। ह्यूज ट्रेजेडी, सब नहीं कुछ लाला और गुल में नुमायां हो गई। खाक में क्या सूरतें थी कि पिन्हा हो गई। ये सूरतें थी, ये लोग थे, ये कहानियां थी, हर घर की एक कहानी। ह्यूज ट्रेजेडी। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। ये कहानी है PDM और पीपल्स पार्टी के हुकूमती इत्तेहाद की। ये इत्तेहाद हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहा था कि अचानक 9 मई का वाकया हुआ और तहरीक इंसाफ के अंदर टूट फूट शुरू हो गई।
तहरीक इंसाफ के कमजोर होते ही इस इत्तेहाद में फूट पड़ती नजर आ रही है। दोनों जमातों के रहनुमा खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानात दाग रहे हैं और लग ये रहा है कि इस इत्तेहाद की हंडिया जल्द बीच चौराहे फूटने वाली है। पीपल्स पार्टी और पीडीएम हुकूमत के माबैन इख्तलाफात की बाज़कश तो कई दिन से हम सुन रहे थे, लेकिन अब बिलावल भुट्टो और नून लीग की क़यादत के खुल्लम खुला बयानात इन इख्तलाफात की तस्दीक कर रहे हैं। लेट्स वॉच इट। पीडीएम और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफ का जिक्र पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद ने भी किया। लेट्स वॉच इट। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामले इख्तलाफात कोई नई बात नहीं है। अंदरूनी खबरें ये भी हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब को, जैसा कि चंद साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी में तासुर है कि कमज़ोर वज़ीर आला हैं। इसके बारे में काफ़ी डायरेक्ट बातचीत भी हुई है फॉर्मर प्रेसिडेंट से, लेकिन सवाल तो ये है कि क्यों कोई समझे कि ये मेरे वज़ीर आला हैं। क्या एक तरफ तासुर ये है कि ब्यूरोक्रेसी सुनती ही उन कामों के लिए है जो कि जिनसे फ़ायदा PMLN को हो, ये शिकायत पीपल्स पार्टी को है। पीपल्स पार्टी की ये शिकायत कि हमें तरजीह दी जाए, या ये फैक्ट उनके मुताबिक कि तरजीह नून को मिल रही है, किसी भी तरीके से एक इंटरिम गवर्नमेंट के लिए ये बात अच्छी नहीं है, किसी भी तरीके से ये बात उनके लिए रिस्पेक्टेबल नहीं है। बट PMLN और पीपल्स पार्टी की जो 90 की दहाई से चंद साल कबल तक एक दूसरे के साथ चपकलिश रही है, वो भी देख लीजिए। सो इस वक्त हो क्या रहा है? कमर ज़बान का ऐसा बिलावल भुट्टो ने सवाल जलसे में शिकायत की। एहसन इकबाल ने कहा कि इख्तलाफी बातें जलसों की बजाय कमेटीज में कीजिए प्लीज। राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर को तो शिकायत ही आपसे है। उन्होंने कहा कश्मीर इलेक्शन में जो धांधली का इल्जाम है उसमें शदीद शिकायत है आपसे। ये आपके इख्तलाफात संजीदा हैं, मजीद बढ़ेंगे, हल हो जाएंगे, या पब्लिक शो है? एहसन इकबाल साहब की राय भी बड़ी आसान है। बिल्कुल हमें ज्यादा बात कमेटियों में करनी चाहिए और हमने की भी, लेकिन बारहा बात करने के बाद भी अगर कुछ एतराज था सिंध का तो उस पर ये बात उठी, लेकिन एनी हाउ ये बात ज्यादा मुनासिब है। और दूसरी बात, जो कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर एतराज है, अब राना साहब हमारे भाई हैं, उन्होंने मेरा नाम लेके मुझ पर एतराज किया। मैं वो काम नहीं करना चाहता, बहुत सारी चीजें वो हैं जो मेरे भी इल्म में हैं, लेकिन वहां के इलेक्शन का जब आगाज होता है तो मुश्ताक मिनाज हमारे पुराने साथी हैं, वो पिछले इंतखाब में भी चौथे नंबर पे थे, काफी फासले से, काफी कम वोटों के साथ। इस दफा तो मरियम बीबी ने, राना साहब ने, ख्वाजा साद रफीक साहब ने, मियां जावेद लतीफ साहब, बाकी दोस्त वहां जो गए, उन्होंने जाके जो मेहनत की उसके नतीजे में उन्हें कुछ वोट ज्यादा मिले। लेकिन जो गिला शिकवा बना वो ये था कि मैंने रेंजर्स लगाने से या रेंजर्स की तैनाती से इनकार किया। पहली गुजारिश तो ये है कि मेरे एतराज के बावजूद फेडरल कांस्टेबलरी जो है या FC जो है, इसकी तैनाती बहरहाल वहां कर दी गई। वो भी रेंजर्स की तरह फेडरल फोर्स ही है, लेकिन उसने वहां जाके कुछ ऐसा नहीं किया। अब सवाल ये है कि अगर एक हल्के का इलेक्शन भी पूरी रियासत की पुलिस नहीं करा सकती तो फिर उस पुलिस का हमें क्या करना है? फिर कल जनरल इलेक्शन कैसे मुमकिन होगा? अभी कल वहां पे लोकल बॉडीज का इलेक्शन हुआ है जो इन जनरल इलेक्शन से ज्यादा तल्ख होता है, वहां उसी पुलिस ने वो इलेक्शन कराया, उनको कोई फेडरल फोर्स नहीं गई। लिहाजा ये तासब दुरुस्त नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन लूज कर जाए तो अपने कारकुन का जरा मोराल ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ बातें, इल्जामात इधर उधर किए जाते हैं, उसमें कोई सदाकत नहीं है। कोई भी सदाकत आप कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि जिन पोलिंग स्टेशंस पे धांधली का उनको खदशा था, जिन पे उन्होंने आपको एक्चुअली बताया था, इन पर्सनली मिलकर बताया था, वहीं पे कैसे गड़बड़ हो गई है? ये तो डायरेक्ट आपका मसला है। पहली गुजारिश तो यह है कि मैंने अर्ज किया था कि आप अगर चाहते हैं तो दीगर अजला की पुलिस वहां बुला के लगा देते हैं, एक DSP वहां लगा देते हैं। लेकिन वो जो पोलिंग स्टेशन 14-15, मेरे साथ कोई पोलिंग स्टेशन की लिस्ट शेयर नहीं की गई। मैं तो उन दिनों वैसे भी मुल्क से बाहर था, नॉर्वे में था, शेयर की गई, मैं तो मौके पे था ही नहीं। मैं तो 3 तारीख को चला गया था, 8 तारीख को इलेक्शन हुआ है। लेकिन बहरहाल वहां मेरी जो रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन गुजारिश ये है कि उन 15 पोलिंग स्टेशंस पे मुश्ताक मिनाज साहब या इवन
पिछले इलेक्शन में जब सरदार तनवीर इलियास साहब जीते थे, उस वक्त भी हमारे कैंडिडेट की लीड थी, क्योंकि वो उनके अपने एरियाज के, वो ट्राइबल एरिया है, ट्राइब के लोग हैं। बट इसको एक तरफ रखिए, प्रिया वहाँ 15 पोलिंग स्टेशन पे 300 वोट निकाल दीजिए। वहाँ टोटल कास्टिंग इतनी होती है 700, 800, 900, 700, 600। अगर वहाँ 300 वोट निकाल दे तो वो रेशो 50% पे आ जाएगी। आप वहाँ 300 वोट निकाल दीजिए पर पोलिंग स्टेशन, तो 15 3 45, 4500। पीपल्स पार्टी तो फिर भी जीती हुई है, हमारी तो 5,500 के करीब लीड है। और मुश्ताक मिनाज साहब के अपने पोलिंग स्टेशन पे हमारे एक कारकुन को गोली लगी, एक कारकुन का बाजू टूटा, वहां ज्यादतियां हुई हैं। ये इलेक्शन के अंदर जब शिकस्त हो जाती है तो फिर किसी दूसरे के ऊपर उसका इल्जाम लगाया जाता है। ये चले, होता है सियासत में थोड़ा बहुत इल्जाम तराशी, इसमें सदाकत का कोई ताल्लुक नहीं है। और राणा साहब हमारे भाई हैं, मेरा नाम ना लेके बात करते तो ज्यादा अच्छा हो। ना लेते नाम तो ज्यादा अच्छा था। राणा साहब कोई मैसेज दे देंगे, लेकिन आपको मुबारक हो कि आप जीत गए इलेक्शन कश्मीर का भी, बाग में मेयर कराची का इलेक्शन भी आप जीत गए। चलें उसके ऊपर जो भी तरीक़ाकार हुआ, लेकिन जीत गए, आपकी मेजॉरिटी थी। अब हिम्मत करें और इलेक्शन कराएं। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, ज़ारा बिलावल भुट्टो तो कॉन्फिडेंट हैं कि वो जीत रहे हैं इलेक्शन। पीएमएलएन के जो हालिया रिजल्ट्स हैं उसके बाद कैसे वो हिम्मत करें इलेक्शन कराने की, बताएं जरा। पीएमएलएन के रिजल्ट्स को क्या हो रहा है, कोई रिजल्ट्स का प्रॉब्लम नहीं है। कश्मीर के अंदर ये सीट जो उनकी लूज हुई है, ये तो पहले भी उनके पास नहीं थी, पहले भी उनका कैंडिडेट चौथे नंबर पे था। पीएमएलएन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएमएलएन एक अच्छी पोजीशन में है इलेक्शन लड़ने की। ये तो अलग बात है कि बिलावल साहब ने कहा है कि हमें सारी जमातों को इलेक्शन में जाना है, ये आइन का तकाजा लेकिन कौन है हामियों में जो नहीं जाना चाह रहा इलेक्शन में, कौन है? मेरे तो इल्म में नहीं है, क्योंकि आइन का तकाजा ये है तो इलेक्शन तो वक्त पे होने हैं। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि इलेक्शन में देर की जा सकती है अगर असेंबली की मुद्दत को एक्सटेंशन मिल जाए। आइन और कानून के अंदर तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कतन एक प्रोपोजिशन छेड़ी जाती है, अक्सर होता यह है कि आपने मुझ पर सवाल कर दिया कि अगर ऐसा हो या क्या असेंबली की मुद्दत में इजाफा हो सकता है, और अगर मैं गलती कर लूं, मैं कहूं हाँ कि ये प्रोपोजिशन के तौर पे हो सकता है, उसका एक जरिया है, लेकिन वो जरिया कैसे हो सकता है उसकी वजाहत ना करूं, तो फिर ये जो सवाल होगा ना कि कमर ज़मान ने, कायरा ने कहा कि असेंबलियों की मुद्दत में इजाफा हो सकता है, इस पे बहस शुरू हो जाएगी, ये खबर बन जाएगी, आपका सवाल गायब हो जाएगा। अर्ज ये है कि असेंबलियों की मुद्दत बढ़ाना या हुकूमत की मुद्दत बढ़ाना, ये आईने पाकिस्तान के अंदर एक गैर मामूली सूरत हाल के लिए क्लास है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन वो क्या हो, सिविल वार शुरू हो जाए और इलेक्शन का अमलन इनेकाद मुमकिन न रहे, तो उसके लिए, उस गैर मामूली सूरत हाल के लिए आइन एक रास्ता देता है। पाकिस्तान में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुश्किल सूरत हाल का शिकार अपनी जगह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जिससे इलेक्शन का डिले करने वाली जो क्लास है उसको इन्वोक किया जा सके। ओके काया साहब, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूं है बड़ी सीरियस बात है। ऑडियो वीडियो लीक्स इज नॉट लाइट मैटर, ये बड़ा संजीदा मामला है। चंद दिन पहले नदीम अफजल चंद साहब के वालिद को, बुजुर्ग वालिद को गिरफ्तार किया गया, मुजम्मत की इसकी सबने। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने पार्टी मीटिंग में राय दी कि हमें पंजाब में इल्हाक करना चाहिए पीटीआई से, नॉट विद पीएमएलएन, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी है, उनकी अपनी राय थी। और ये रिकॉर्डिंग शायद नून लीग ने सुन ली, इम्प्लीकेशन ये थी, इसलिए मेरे वालिद को पीनलाइज किया गया और हुकूमत वक्त को ये बात नागवार गुजरी। द क्वेश्चन इज, जो हुआ सो हुआ, क्या आप लोगों की बातें लीक हो रही हैं? क्या ये ऑडियोज वीडियोज आपकी अपने जो मामलात हैं वो भी आगे दूसरी तरफ जाते हैं? मुझे नहीं पता, मैं अभी इधर था नहीं। मैं आज नदीम साहब से मुलाकात होगी तो उनसे जरूर पूछूंगा, और अगर उनके ये तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो सबूत के साथ और दुरुस्त है तो बिल्कुल बहुत जोरदार तरीके से उनका मामला जो है हम गवर्नमेंट से उठाएंगे। नदीम साहब के भाई एक जो है वो क्योंकि पीटीआई में है, उनका एक अपना इशू है, लेकिन उनके वालिद साहब जो हैं उनके साथ कोई ऐसा सलूक किया गया है जो वो बिल्कुल परेशानी का लम्हा है। लेकिन जिस तरह नदीम साहब फरमा रहे हैं, नदीम बड़े दबंग आदमी हैं, और अगर वो ये कह रहे हैं
तो उनकी बात में वजन होता है हमेशा। तो मैं बिल्कुल अपने उस भाई से पूछ के, और अगर ये बात दुरुस्त हुई तो उस मामले को अप्रोप्रिएट लेवल पे उठाऊंगा। क्या आप भी नदीम अफजल चंद की तरह पंजाब में समझते हैं कि अलायंस पीटीआई के साथ हो, आप पंजाब की सियासत को समझते हैं, या पीएमएलएन के साथ हो? मेरा देखिए, नदीम साहब की अपनी राय, मुझे उनकी राय का एहतराम, लेकिन मुझे बसात एहतराम उनकी राय से इख्तलाफ है। मेरे नज़र में पीटीआई की पॉलिटिक्स हमारी पॉलिटिक्स से बहुत मुख्तलिफ है, और पीटीआई की लीडरशिप जो है उसके साथ इन हालात में, इस फिजा में, इस उनके माइंड सेट में, ना वो कल पीपल्स पार्टी के साथ चलने को तैयार थे, ना आज वो इस पोजीशन में है। सो मेरी राय में ये मुनासिब नहीं है, लेकिन ये राय का है, मुझे उनकी राय का एहतराम है, मेरी राय इससे मुख्तलिफ है। सो पंजाब की सियासत में इस्तेकाम पाकिस्तान नामी पार्टी आई है, ये एक नई पार्टी है। दूसरी तरफ अब देख रहे हैं पीटीआई टूट रही है, टूट फूट का शिकार है। अपेरेंटली लगता है उसका फायदा नून लीग को पहुंचेगा। देन वी हैव दिस पार्टी इन द बैकग्राउंड। पंजाब की सियासत में पीपल्स पार्टी किधर खड़ी है इस सिनारियो में? देखिए, पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पे इलेक्शन लड़ना है, इत्तेहाद भी मुमकिन है। हर जमात इस मामले में आज़ाद है कि वो किसके साथ इत्तेहाद करती है या करना चाहती है, उसका इस्तेहकाक है, करे। लेकिन पीटीआई के अंदर जाने वाले लोग या तहरीकें जो बनी है नई इस्तेहकाम पाकिस्तान, उसके अंदर जाने वाले लोग मुस्लिम लीग के तो ऑलरेडी वहाँ पे अपने उनके जो उम्मीदवार मौजूद हैं, जो जीते हुए हैं या बड़े पोटेंशियल वाले कैंडिडेट हैं, मुस्लिम लीग उनका क्या करेगी? तो ये प्रपोजिशंस डिस्कस होती रहती है लोगों के अंदर, मीडिया के अंदर। हकायक के साथ अगर सीट टू सीट आप देख के आए और डिस्कशन करें, बल्कि मैं कहूँगा अपनी टीम को कहें कि वो रिसर्च करे कि कौन से लोग हैं जो पीटीआई छोड़ के तहरीक इस्तेहकाम में गए हैं, और वहाँ मुस्लिम लीग के कौन कौन से कैंडिडेट हैं, तो आपको सूरत हाल समझ आ जाएगी कि मुस्लिम लीग तो उनको अकोमोडेट करने की पोजीशन में ही नहीं है। क्या पीएमएलएन के बजट से आप मुतमईन हैं, इसहाक डार साहब के बजट से? देखिए, बजट बहुत मुश्किल है, इसको बहुत इम्प्रूव करना चाहिए, किया जा सकता है, लेकिन गिवन सर्कमस्टांसेस में जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस थे वो इस्तेमाल किए गए हैं। बकिया अभी उस पर डिबेट हो रही है, बजट को पास नहीं हो गया, बजट पे अभी बहस हो रही है, और उस बहस के बाद देखेंगे इंशाल्लाह फाइनल शेप में और बेहतरी के सामान इंशाल्लाह पैदा होंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट ने तनख्वाह अलाउंस और मराद का एक्ट 2023 में तरमीम को 16 जून को ये सेनेट में मंजूर हो गया। आप पे शदीद तनकीद हो रही है कि सरकारी खर्चात कम नहीं हो रहे, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मजीद इजाफा कर दिया गया है। सेनेटर अरकान असेंबली दीगर सबके अखराजात में इजाफा हुआ है, जबकि एक आम पाकिस्तानी, एक नॉर्मल एवरेज इंसान की जो इनकम है वो कम हो गई है जितनी महंगाई है। व्हाई इज दैट? देखिए फरीहा, अगर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, उन लोगों को तकलीफ होगी। और अगर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए और हुआ है, तो फिर उसका कौमी असेंबली और सेनेट में भी असर जाना है। राइट, वहाँ भी ढेरों वहाँ मुलाजिम है। अगर बिजली महंगी हुई है तो उनके बिल भी महंगे हुए हैं, दीगर अखराजात भी इसी तरह है। तो जिस प्रोपोर्शनेट से महंगाई बढ़ी है या तनख्वाहें बढ़ी है, उस तरह वो अखराजात में कुछ इजाफा, कुछ सेविंग भी की है और कुछ उसमें अखराजात में इजाफा करना वो भी लाजम अमर है। क्या किया जा सकता है उसमें? We will take a break and we will be right back. And welcome back. इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम को चंद ही दिन गुजरे हैं, लेकिन ये पार्टी ताहार किंग्स पार्टी का टाइटल हासिल नहीं कर सकी। हमने फिरदौस आशिक अवान साहिबा से ये पूछा कि क्या आप किंग्स पार्टी हैं? उन्होंने कहा कि नो, ए क्लियर आंसर। पार्टी के क़याम से कबल ये तासुर दिया गया कि शायद इस जमात के मैदान में आते ही तहरीक इंसाफ की सफ़ों में कोहराम मच जाएगा और फिर पंजाब के खाली मैदान में यही जमात राज करेगी। जहांगीर तरीन सियासी जमात की तश्कील के बाद लंदन चले गए, जहां ताहाल उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हो सकी। अंदरूनी इतलात ये हैं कि कोशिश भरपूर की गई कि किसी तरीके से मुलाकात हो। नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं,
کیا طریقہ کار ہوگا پنجاب کے الیکشن میں، الیکشن ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے، بہت کچھ یہ لندن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آج استحکام پاکستان پارٹی نے وفاقی کابینہ سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ سیکرٹری اطلاعات استحکام پاکستان پارٹی ڈاکٹر فردوس عاشق امان نے ٹویٹ کیا کہ صدر استحکام پاکستان پارٹی علیم خان نے اون چودھری اور نعمان لنگڑیال کو وفاقی کابینہ سے فوری استعفیٰ دینے کی ہدایت جاری کر دی۔ دونوں عہدیداران استحکام پاکستان پارٹی کے وجود میں آنے سے پہلے ان عہدوں پر تعینات تھے۔ استحکام پاکستان پارٹی اپنی انفرادی آزادانہ حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے آنے والے الیکشن میں حصہ لے گی۔ عوام کی مشکلات کی ازالے، ملکی مفاد اور عوام میں نچلی سطح تک رسائی کے لیے پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ جلد از جلد تشکیل دیا جائے گا۔ چند دن قبل علیم خان نے جب پارٹی کے قیام کے لیے ڈنر دیا تھا تو اس میں کئی اہم رہنما شریک ہوئے، لیکن محمود مولوی سمیت دیگر رہنماؤں نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ اس حوالے سے محمود مولوی نے کیا کہا، یہ ذرا دیکھیے۔ محمود مولوی نے ہمارے پروگرام میں آنا تھا لیکن انہوں نے فون بند کر دیا ہے، اس وقت وہ اویلیبل نہیں ہے۔ کیا دوبارہ کوئی کنفیوژن ہو رہی ہے استحکام پاکستان پارٹی میں؟ کیا ان کو موقف کی کلیئرٹی نہیں ہے؟ کیا ان کو اس وقت تک ہم جانتے ہیں کہ منشور بھی نہیں ہے پارٹی کا؟ کچھ دن پہلے تک تو یہ واضح طور پہ نظر آ رہی تھی کہ چیئرمین تحریک انصاف کی نفرت میں بھری ہوئی ایک پوری کی پوری پالیسی ہے، لیکن آج اگر آپ اپنے آپ کو حکومت سے علیحدہ کرے ہیں تو پھر آگے جانے کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ اس بات میں ابھی تک استحکام پاکستان پارٹی کوئی کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی۔ شاہ محمود قریشی صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی فواد چودھری صاحب کی، اس میں یہ لگ رہا تھا کہ شاید ان کی لیڈرشپ میں پی ٹی آئی چلے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔